खबर में खुशामदीद। मेरे साथ आरमित बड़ी खबर, मैं हूँ सईद काजी। परवेज़ इलाही साहब ने जनरल बाजवा के दिफा में बड़े आगे आके बात की है। क्या वजूहत हो सकती हैं? हर चंद के PTI का बयानिया से ज़रा मुख्तलिफ है, इसके बावजूद क्या वो एक ही पेज पर है? भट्टी साहब से आज बात करेंगे। आसिफ अली जरदारी और शहबाज शरीफ साहब ने क्या कोई एक स्कीम कह लें या कुछ प्लानिंग की है? ये जो पंजाब में सिचुएशन डेवलप हो रही है, जिसमें असम्बली की डिसोल्यूशन के हवाले से नोट लिख के दे दिया है जनाब चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने इमरान खान साहब को तोशा खाने की गंगा में किस किस ने हाथ धोए, और इस हवाले से अदालत ने मुस्तरद कर दिया और कहा है कि तमाम नाम दिए जाएँ। ये भी बड़ी अच्छी बात है, पता तो चले कि इस तोशा खाने में से किस किस ने क्या क्या किया। रूस से सस्ते तेल पर हुकूमती वज़रा एक पेज पर नज़र नहीं आते, मगर मैं एक बात ज़िमनन कह दूँ, आज खान साहब के साथ हमारी मुलाकात हुई, बड्डी साहब भी मौजूद थे, तो रूस के हवाले से उन्होंने आज बड़ी पहली दफ़ा सराहत से वजाहत की कि वहाँ क्या क्या मुआहदे हो सकते थे, क्या हुए, वापस क्या मिल के आपस में तय करके गए थे, नहीं गए थे। एक दिलचस्प एंगल से बात की खान साहब ने, वो भी आपके गोश गुजार करेंगे। बड्डी साहब आ जाते हैं। परवेज़ इलाही साहब ने जो जनरल बाजवा के दिफा में बहुत ही बड़ी आगे खुल के बात की है, तो क्या समझते हैं आप? और दूसरी तरफ खान साहब हैं, उनका अपना मौक़िफ़ है, तो इसमें आपने क्या पाया जब खान साहब ख़ास तौर पर इस हवाले से बात कर रहे थे, बाजवा साहब के हवाले से बीच में कोई इख्तलाफ नज़र आता है आपको? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, परवेज़ इलाही साहब ने जो गालबन 17 तारीख को जब इमरान खान ख़ताब कर रहे थे, तो राइट साइड पे मोहतरम वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही और लेफ्ट साइड पे महमूद खान थे। महमूद खान जी, ठीक है। उस पर उन्होंने इजहार किया और ये उनकी राय डे फर्स्ट से है, और खुसूसन जब साबिक आर्मी चीफ रिटायर्ड हुए तो उस दिन उन्होंने खुल के बात करना शुरू कर दी। अब परवेज़ इलाही साहब ने ये क्यों किया, उसके बाद वो 1 घंटा उनके साथ उस बात चाय भी पीते रहे। आज जो इमरान खान साहब ने खुद बता रहे थे, ठीक है, फवाद चौधरी साहब भी थे, मुशर्रत चीमा साहब भी थी, तो उन्होंने कहा 1 घंटा खुद गपशप लगाते रहे। और उसके बाद आपको याद शायद हमारे क्लिप नहीं है कि वो जब निकले परवेज़ इलाही, तो मीडिया ने उनसे गुफ्तगू की। उन्होंने कहा हमारा इनके साथ बहुत ज़्यादा पुराना तल्लक है, तो हमारे सपोर्टर रहे हैं। अब ये हुआ कि परवेज़ इलाही अभी घर नहीं पहुंचे, कोई और पहुंच गया। अच्छा, अभी इतनी जल्दबाजी पार्क से घर नहीं पहुंचे और एक फोन खासी देर का आया और बहुत गिले शिकवे किए गए। परवेज़ इलाही साहब को उस गुफ्तगू से पहले पता था ये कमरजावेद बाजवा साहब का नाम लेंगे, इमरान खान का जो मौक़िफ़ है वो था। उसके बाद जो एक फ़ोन आया बड़ी देर, वही फ़ोन जरदारी साहब को भी गया, वही फ़ोन नवाज शरीफ साहब को भी गया। उसके बाद मूवमेंट क्या होती है, एक इंटरव्यू होता है, उससे पहले दोपहर को वजीर, उनका हक है जो उनकी राय है वज़ीर आला साहब की तरफ से, तमाम मीडिया को ये खबर भेजी जाती है कि ज़राए के साथ चलाओ कि परवेज़ इलाही साहब बाजवा साहब के हक में आ गए। ये दोपहर को दक्कम पेश शुरू हो जाता है, प्रेस रिलीज जारी कर दी जाती है सबको कि ज़राए से चलाओ कि मैं कमरजावेद बाजवा साहब के बाद में नहीं करूँगा, मुझे बड़ी तकलीफ थी, ये था वो था। लेकिन आज आपने देखा होगा इमरान खान का जो पहले रद्द-ए-अमल आया, उन्होंने कहा ये चीज़ें मैटर नहीं करती, वो एक अलग जमात, आज बड़ा वाइजली नहीं हैंडल किया उसको, बड़े मेरा ख्याल है कि सही पॉलिटिशियनों की तरह उन्होंने इसको बड़ा लाइट लिया, इस सवाल को अहमियत ही नहीं दी। उन्होंने कहा जनाब मेरी अलग जमात है, उनकी अलग जमात है, मेरी पहले दिन से राय थी और अब भी ये राय है। उन्होंने कहा उसके बाद परवेज़ इलाही साहब हमारे साथ आए, 1 घंटा गपशप रही, चाय शाय पीते रहे, और एक दफ़ा भी उन्होंने जिक्र नहीं किया कि आपने कमरजावेद बाजवा साहब की बात क्यों की। कहा ये सब देखें थोड़ा सा, क्या वजह है कि आप उधर से निकलते हैं ज़मान पार्क से, आपके सामने इमरान खान साहब तकरीर कर रहे होते हैं, उसके बाद अगले दिन क्या ये तूफान हुआ, किसका फ़ोन था? कहता ना यही एक वहम था, मैं बड़ा अहम था, वो तो अब अहम रही नहीं। उसके बाद अगले दिन इंटरव्यू का भी नहीं इंतज़ार किया जाता, सारे मीडिया को खबर भेजी जाती है कि ये चलाएं कि मोहतरम परवेज़ इलाही साहब कमरजावेद के हक में आ गए कि इंदा नहीं बोलने दूंगा, ये इज एंड दैट। उसके बाद क्या होता है, अचानक वज़ीर आज़म पाकिस्तान मोहतरम शहबाज शरीफ साहब अपनी रूटीन में घरेलू मामलात में मसरूफ़ होते हैं, गप लगा रहे होते हैं, उन्हें अचानक फ़ोन आता है, फौरी तौर पर चौधरी शुजात साहब के पास जाओ।
वो चौधरी शुजात की तरफ चले जाते हैं। अचानक अभी वो चौधरी शुजात से बात होते हैं कि जी परवेज़ लाई को मनाएं, हम वजारत आला मुबैना तौर पर ये खबरें आ रही हैं कि देने के लिए तैयार है। अचानक खबर आती है लाहौर एयरपोर्ट पर आसफ अली जरदारी साहब लैंड कर गए। वो अभी खबर पूरी होती नहीं तो अचानक दूसरी खबर लैंड होती है कि जनाब वो 96 वज़ीर आज़म के साथ मुलाकात कर रहे हैं। आज सालक साहब उधर चले जाते हैं। तो ये काजी साहब मेरी समझ में नहीं आया, ये कोई रिमोट से चल रहा काम या कि इत्तफाकन वाक़यात हो रहे हैं। अचानक मैंने अर्ज़ किया ना कि परवेज़ से दोपहर को एक सीएम की तरफ से प्रेस रिलीज चलती है, इसे चलाएं, फोर्स किया जाता है कि हो सकता है उनको किसी पुराने जानने वाले ने कहा हो कि यारो मेरा की करता तुसी, मैं तानू फलां 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 फेवर दी। उन्होंने कहा जी हमारे मौसन है। हालांकि मेरी नज़र में सरकारी अफसर जो भी हो उसे मौसन या दुश्मन नहीं होना चाहिए। आइन और कानून के मुताबिक अपना जिम्मेदारियां अदा करनी होंगी। काजी साहब आज इमरान खान साहब ने जो खुल के कहा कि जनाब उनका अपना राइट है, जो मर्जी कहें। मेरे पास रात को मोना सलाई साहब भी तशरीफ़ लाए, उन्होंने कहा हम आपके साथ खड़े हैं, हमें रिटर्न लिख के लेके गए हैं। तो मेरा ख्याल है इमरान खान और पीटीआई ने इस पर रिएक्शन ना दे के बड़ी दानिशमंदी और अक्लमंदी की है। इसका फ़ायदा इमरान खान को होगा। अच्छा, एक बात खान साहब ने की थी, अगर आपको याद हो, किसी ने बात की कि ये 23 तारीख का आपने क्यों टाइम दिया है, फौरी तौर पर आप डिसोल्यूशन क्यों नहीं कर रहे। तो मुझे उससे तसव्वुर उनकी बात से ये मिला कि वो कह रहे हैं कि मैं देख रहा हूँ कि ये क्या होश के नाखुन बकौल उनके कोई लेता है और इस हालात को रियलाइज़ करते हुए इस मैशत को, इस सियासत को, तो क्या अभी खान साहब को कोई उम्मीद है कि उधर से कोई पॉजिटिव चीज़ आ सके? देखिए इमरान खान साहब ने आज बड़ी खुली डुली बातें की, गो कि हमें आपको चाहे तो नहीं किसी को पूछी, लेकिन चले इमरान खान आपने तो बुला दी ना मुझे। अपना एक मिजाज है, अल्लाह ताला उनको और दे सेहत। देखिए वो कह रहे थे कि मैंने 75 से ज़्यादा जलसे किए, मैं टाइम देना चाह रहा हूँ मौजूदा अदारों को कि उसके बाद मैंने 26 नवंबर को उधर पिंडी लॉन्ग मार्च किया, हमने फिर टाइम दिया 17 तक, 17 को फिर दिया। और साथ ही एक सवाल किसी साहब ने किया कि सागडार, उन्होंने कहा जी मेरा सिर्फ एक मुतालबा है, साफ शफाफ इलेक्शन, मेरा इसके अलावा कोई नहीं है। तो मेरा ख्याल है इमरान खान साहब चाहते हैं कि अगर मुल्क में 70% इलेक्शन होगा तो ये मुमकिन नहीं है कि पूरे इलेक्शन ना कराने पड़े। अगर पूरे इलेक्शन ना भी होते तो 70% होता। कल अब उनकी पूरी पीटीआई कौमी असम्बली में जाके इस्तीफे दे देगी, पंजाब और केपी के तहलील हो जाता है। तो आइनी और कानूनी तौर पर यह हुकूमत के रहने का जवाज़ कोई नहीं रह जाता। उन्होंने, मेरा ख्याल है उनकी एक ही इरादा कि पुरअमन तरीके से, जमहूरी तरीके से इस हुकूमत को इलेक्शन के पेज पे लाया जाए। और उन्होंने कहा कि ये अदारे मेरे पाकिस्तान के हैं ना, उन्होंने कहा यकीनन मैं अक्टूबर तक भी रहूं तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मुल्क की माशी सूरत हाल जहां तबाह हाली दे दी है, जिस पर उन्होंने कहा अच्छा, बड़ी साहब कमर जवेद बाजवा साहब कहते थे ये तबाही के जिम्मेदार हैं जो साबका हुक्मरान है, जिन्हें इमरान खान के बकौल उन्होंने मुसल्लत कराया। मुझे ये लगा है खान साहब की जितनी स्ट्रेटजी है, उसको आप मुझे बता दीजिएगा मैं गलत हूँ, उनका खान साहब का ये कहना है कि इस किस्म की जो पॉलिटिकल एंड इकनॉमिक डिस्पेंसेशन है, ये जो इकनॉमिक एडमिनिस्ट्रेशन और ये जो इस मुल्क है, इसको कोई अफोर्ड नहीं कर सकता। भले माजी के जो भी हैंगओवर्स हैं नहीं हैं, इसको लेके आगे कोई नहीं चल सकता। और बात उनकी ठीक भी मुझे नज़र आती है, वो इस पे पिन कर रहे हैं। और बार बार एक बात उन्होंने की, जब हम गए तो शुरू कहाँ से हुए, वो शुरू कहाँ से हुए, और बात ठीक थी उनकी, एक एक इशारिया उन्होंने बताया। 9 अप्रैल था ना, 9 अप्रैल का उन्होंने कहा था जनाब ये 6% हमारा ग्रोथ रेट था, ये था ये था ये था ये था। और ये जो कहते थे कि हमारा बहुत बड़ा विजिट है और बहुत बड़ा असासा माशी जनाब के बिला इसहाक डार साहब हैं, तो आए वो करें अब ठीक। अब मुझे ये लगता है, आप मुझे बताइए कि मैं गलत कह रहा हूँ या सही, मुझे ये लगता है कि खान साहब समझते हैं कि ये अब अफोर्डेबल नहीं है इस मुल्क की मुक्तदर तबकात के लिए, ये जो अब हुकूमत है। देखिए इमरान खान ने जो कहा है ना, उन्होंने कहा 17 साल में जो हमने आके तरक्की की, उस तरक्की की रफ्तार को ना सिर्फ रोका गया बल्कि हमारे दौर में 6 पॉइंट से ज़्यादा ग्रोथ रेट था, अब सिफर आ गया। अब ये मुल्क के अदारों की मजबूरी हो गई है, इनसे जान छुड़ाए, साफ शफाफ इलेक्शन कराए। माशी तबाही को कोई भी हुकूमत, कोई भी अवाम, कोई भी अदारा बर्दाश्त नहीं कर सकता।
वो मेरा ख्याल है उसकी निशानदेही ठीक एक बात और उन्होंने बड़ी इंपॉर्टेंट की, उन्होंने कहा देखो मुल्क के अवाम ने इधर रहना है, पाक फौज ने इधर रहना है, इन्होंने इधर नहीं रहना। अगर इधर कोई ऐसी इवेंचुअलिटी खुदा न खास्ता खाकम बदन हो जाए कि यहाँ पे कोई ब्रेक डाउन खुदा न खास्ता आता है, श्रीलंका टाइप जो अल्लाह करे ना आए और शायद नहीं आए, लेकिन ये निकल जाएंगे, पाक फौज ने यहीं रहना है, इदारों ने यहीं रहना है। देखिए आज उन्होंने एक लफ्ज़ कहा, उन्होंने कहा कि जी मैं उस वक्त भी बात कर सकता था लेकिन आर्मी चीफ थे, तो अब वो आर्मी चीफ नहीं है। उन्होंने कहा फौज हमारी है और फौज ही मुल्क के लिए अहम होती है। ये जो लोग तासुर देना चाह रहे थे ना कि इमरान खान एंटी इस्टेब्लिशमेंट, आज उन्होंने उसको बिल्कुल ज़ीरो कर दिया। तो कादी साहब आज के बाद मेरे ख्याल में आसफ अली जरदारी साहब जो लाहौर तशरीफ़ लाए हैं, मेरी इतला है कि दोबारा बोलियां लग रही हैं। मेरी इतला है परवेज़ लाई साहब, शहबाज शरीफ साहब, आसफ अली जरदारी साहब के अलावा कुछ और मुलाकातें भी हुई तो जोड़ तोड़ के जीनियस जो है भी शामिल हुए हैं। भट्टी साहब ये जोड़ तोड़ का बंदा जीनियस होता है कि ये नोटों की वजह से जीनियस हो जाता है? देखिए कादी साहब, हाँ जी, आपके सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अब कोई जमीन नहीं बेचेगा, बेचेगा तो नाहल हो जाएगा, बेचेगा आप पार्टी पॉलिसी के खिलाफ वोट नहीं दे सकते। एक और खबर ये मुझे बताएं कि अगर ये कोई सजा इमरान खान को दे देते हैं तो सदर पाकिस्तान का क्या नाम है? आरिफ अलवी साहब। तो जनाब वो तो किसी किस्म की, जिस तरह पार्डन इन्होंने दी थी रहमान मलिक मरहूम साहब को, अल्लाह जन्नत बख्शे उनको, तो ये वो भी तो कोई हाल नहीं है इनके पास। अब इमरान खान खौफ के सारे ताले जंजीरें तोड़ चुके हैं, जो मेरी अपनी राय है। उन्होंने कहा 30 मुकदमात कातलाना हमरा। आज जब हम निकल रहे हैं तो आपने देखा होगा जो उनके साथ गार्ड था जिसे 4 गोलियां लगी थी, आज उसकी भी वो बड़ी हाल चल, बड़े तीमारदारी से पूछ रहे थे, बहुत बुरा हाल था उसको बार बार पूछ रहे थे तुझे किस एंगल से लगी। और खास तौर पर वहां उन्होंने एक और बात भी की कि फिर उन्होंने आज वो पूरा सीन जो है वो रिक्रिएट किया। अपने एक जिसको गोलियां लगी थी, तुम मेरे कहाँ खड़े थे, उसने कहा जी मैं यहाँ खड़ा था। एक दूसरा जो है एक के बारे में उन्होंने कहा कि शायद ये गोली जो मेरी मेन आर्टरी से पहले आके रुक गई थी, ये तुम्हारे जिस्म से निकल कर आई, जिसकी वजह से शायद उसकी वो नहीं रही वेलोसिटी। ये बातें हो रही थी। दो थे, एक मियाँ वाली का था, उन्होंने बड़ी हमदर्दी से, अच्छी बात है यार, उनके साथ जो गार्ड था वो बेचारा व्हील चेयर पे, वो तो माजूर, अल्लाह ताला उसको। 4 गोलियां उसको लगी थी, 4 गोलियां, और वो कह रहा था मोस्टली जोड़ों में लगी हैं। हाँ, और उसके बाद जो मियाँ वाली से थे, बड़ा अच्छा जवान था, वो ठीक एक लगी थी, वो ठीक हुआ, लेकिन गोली एक लगी थी। फिर इमरान खान साहब ने उनसे बार बार पूछा, तो उस बात में ये चीज कंफर्म हो गई कि फायरिंग करने वाला एक नहीं था, 2 जगह थी। बकौल इमरान खान के जो गार्ड थे, जो आज पहली दफा मिल रहे थे, हम भी खड़े थे, दीगर जर्नलिस्ट साहबान भी खड़े थे, तो ये बात तो कंफर्म हो गई कि फायरिंग करने वाला, आज जो उनके गार्ड जो दोनों जख्मी हैं, एक को 4 गोलियां लगी, एक को 1 लगी, एक व्हील चेयर पे आया, नहीं एक व्हील पे था, एक पैदल एक साथ ना व्हील चेयर चला रहा था ना कोई। तो उसने कहा कि जनाब 4 गोली मुझे लगी है। उन्होंने कहा, उधर फिर ये साबित हो गया कि इमरान खान पर फायरिंग करने वाला वो जो एक तोता रखा हुआ, उसके अलावा भी कोई किरदार थे। अच्छा, उसको खान साहब ने खुद तोता कह के बुलाया आपके वैसे जिस तरह उसने देखे ना। और दूसरी बात वहां ये हुई कि आपको पता है कि 2 वीडियो आउट कैसे हो गई। एक बंदा जो इतना बड़े साबिक वजीर आजम की रैली पर हजारों लोगों की मौजूदगी में फायरिंग कर रहा है, पल झपकते हुए आप उसको वहां से उठा के गायब कर देते हैं, और फिर उसके वीडियो बयान भी आ जाते हैं। आज जो उनके गार्ड्स जो जख्मी थे दोनों, उससे तो ये कन्फर्म होता है उनकी बातों से कि फायरिंग करने वाला एक नहीं 2 जगह से हुई। तो कादी साहब, आज इमरान खान साहब ने, आप देखिए बार बार उससे पूछ रहे थे कि आपको किस किस जगह गोली लगी, आप मेरे किस जगह थे। एक गालबन उनके इस जगह था, आगे फ्रंट पे था, एक इस तरफ था, तो दोनों जख्मी हुए जी बुरी तरह। वो तो बेचारे व्हील चेयर पे थे। जो बड़ी से बात को आगे बढ़ाते हैं, परवेज़ इलाही साहब का मैं एक शॉर्ट सुनवाना चाहता हूँ। इससे आप क्या अखज़ करते हैं कि 23 तारीख तक ये कोई करवट बदली तो नहीं जाएगी? सुनाइए ज़रा। लो जी, देखिए परवेज़ इलाही साहब का हक है। तुराब साहब, अगर आप सुन रहे हैं मुझे, हमारे प्रोड्यूसर साहब, परवेज़ इलाही साहब जब ज़मान पार्क से निकले तो उन्होंने मीडिया टॉक भी, उधर भी उन्होंने इस खदशे का इजहार नहीं किया। जब वो साथ बैठे थे, इमरान खान साहब ने कल फिर दोबारा कमर जवेद बाजवा साहब के बारे में अपने खदशात का इजहार किया कि मेरी हुकूमत इन्होंने चेंज की। आज बारहा उन्होंने इसको दोहराया, उस दिन भी दोहराया, उससे पहले भी दोहराया। अगर परवेज़ इलाही साहब को खदशात होते तो 1 घंटा जब बैठे रहते तो उस वक्त करते।
और उसके बाद मीडिया ने जब गुफ्तगू की, उनका माइक आगे रखा, उन्होंने कहा मेरे पुराने सपोर्टर हैं, बड़ी अच्छी गुफ्तगू रही। तो मेरा ख्याल है कभी कभार बंदे के हाथों बहुत ज़्यादा मजबूरियां भी आ जाती हैं। आप जब सड़क पे जा रहे हो तो अचानक कोई ऐसी चीज़ आ जाए जिसको खदशा हो कि आप इसका सामना करेंगे तो वो कुचल देगी आपको या नुकसान पहुंचा देगी, तो शायद मुझे पसे पर्दा कुछ ऐसी बातें लग रही हैं। अदरवाइज इमरान खान का मौक़िफ़ साबिक़ आर्मी चीफ के बारे में मैंने तो जितने उनके प्रोग्राम देखे हैं यही देख रहा हूँ, और ख़ुसूसन जब से वो रिटायर हुए हैं, क्योंकि अब खुद जब आर्मी चीफ मोहतरम कमर जवेद बाजवा साहब थे, कई रिटायर्ड आर्मी अफसरान की उन्होंने पेंशन और ऐसी चीज़ें बंद कर दी थी। किसी भी बात पर डिसिप्लिन अदारा और होना भी चाहिए। तो मेरा ख्याल है कि परवेज़ लाई साहब बज़ाहिर बादिउल नज़र में ये बातें उन्होंने कही हैं, कहलवाई गई हैं, या उन्होंने अपनी मर्जी कही है, ये उनका राइट है। लेकिन इमरान खान का आज बिल्कुल वादिया मौक़िफ़ था, उन्होंने कहा जी मेरे लेकिन क्या आपको लगता नहीं है इन दी हार्ट्स ऑफ हार्ट जिसे कहते हैं, एक बात तो चौधरी परवेज़ इलाही साहब को बहुत अच्छी तरह पता है कि खान साहब जो हैं उन्हें कभी उस तरह डिच नहीं करेंगे जिस तरीके से माजी में चौधरी ख़ानदान पंजाब में डिच होता है कुछ लोगों के हाथों से, और जिसकी वजह से मैं समझता हूँ मुनस इलाही भी जो हैं वो बड़े एडामेंट हैं कि हमें इनके साथ ही, ठीक है ये जो भी इनका मौक़िफ़ होता है पार्टी का वो आपको पता है, हमारे वो आगा साहब भी कह चुके हैं जी हम तो रियासत की पार्टी हैं, लेकिन इसके बावजूद इनको फ्यूचर इनका आपको लगता है कि इधर ही है। देखिए परवेज़ इलाही साहब इस 17 नवंबर गालिबन 17 नवंबर को उन्होंने इस्लामाबाद किया था, 26 नवंबर को। उसके बाद दर्जनों दफ़ा कह चुके हैं कि हमने तमाम अख्तियारात असम्बली तहलील करने का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान को दे दिया। अब वापस जा नहीं सकते मेरे ख्याल में, अखलाकी और सियासी तौर पर। लेकिन अब फैसला क्या करते हैं ये उनका अपना अख्तियार है। वो एक काफ लीग एक इंडिपेंडेंट जमात है, उनकी घर में भी प्रॉब्लम है, लेकिन बेखुदी बेसबब तो नहीं। आहर अगर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब चले गए हैं इनके पास, चौधरी परवेज़ इलाही उसके पास, शुजात साहब के पास, सालक साहब आज बिला जरदारी साहब के जरदारी साहब शहबाज शरीफ के पास चले गए हैं, तो इस आइनी तहलील असम्बलियों को गैर आइनी तरीके से मुबैना तौर पर खबरें जो आ रही हैं रोकने की हर मुमकिन कोशिश की जाएगी, जिसको आपने महसूस नहीं किया। इमरान खान साहब सब जानते हैं, लेकिन उन्होंने एक लफ्ज़ नहीं इस बारे में कहा। उन्होंने कहा नहीं, वो जो कमिटमेंट करके गए हैं, बड़े ज़ीरक सियासतदान हैं चौधरी साहब, वो अपनी कमिटमेंट से पीछे नहीं हटेंगे, क्योंकि मीडिया पर दर्जनों मरतबा इसका इजहार कर चुके हैं कि ये इमानत इमरान खान की है। तो इमानत में ख़यानत मोमिन की निशानी नहीं होती। ये बेहतर नहीं होता कि अगर कोई एक शॉट वो शॉट आ गया जो सब आप चौधरी परवेज़ इलाही साहब के जी तुराब साहब सुनाए, वो बड़ा अहम है ताकि लोगों को पता चल जाए कि परवेज़ इलाही साहब उस वक़्त तक रजामंद थे। हाँ, उनके घर किसका फ़ोन आया, कौन सा मिले, और 3 लोग इस्लामाबाद से भी कुछ साहब आए या पिंडी से, और लाहौर से भी कुछ लोग उनसे मिलने गए। वो क्या बातें हुई ये कहानी फिर सही। चलें क्या कहते हैं नए फैसले से? मैं तो पहले दिन से ही मुतमईन हूँ। बड़ा पुराना उनके साथ है उनकी सपोर्ट में, और अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल सब मुतमईन। अच्छा काई साहब, अब आप हमें तो बिल्कुल अंडर एस्टिमेट करते हैं, आपकी खूबी है, आप हमारे वैसे ही प्यारे। उन्होंने कहा मैं पहले दिन से ही मुतमईन हूँ। ज़मान पार्क से बाहर आते हुए वही ना, ज़मान पार्क से बाद से जब इमरान खान की तकरीर को, जिसमें बाजवा साहब के बारे में खदशा थे, उसको 1.5-2 घंटे गुजर चुके थे। अगर कोई बात होती तो ये इधर इजहार करते। इसका मतलब है ज़मान पार्क से घर आते हुए और उस दौरान होने वाले टेलीफोन कॉल्स मुबैना तौर पर एक आधा नंबर मुझे भी पता है, और कुछ मुलाकातों के बाद अगले दिन मैंने बताया ना कि इंटरव्यू रात को चलना था एयरवे पे 7 बजे, दोपहर को आ गया प्रेशर कि ये खबर चलाएं। मैंने कहा यार खबर क्या, कहीं चौधरी साहब का शॉट है? उन्होंने कहा नहीं, उनकी तरफ से ही आई है, लेकिन जराए से चलाएं। ये आप मुझे बताएं ना जरा, थोड़े से मैं आपकी ज़बान का जायका तब्दील करने के लिए बात पूछूँ आपसे। 30-35 साल आप भी कर रहे हैं इस पर, कभी जो दिलों में बस जाती हैं चीज़ें, लोगों के दिमागों में बस जाती हैं, परसेप्शन बन जाते हैं, वो प्रेस रिलीज़ों, बयानों, अखबारों से बदल जाया करते हैं? देखें,
अब वो वक्त गुजर गया। आज से लोग 70 और 80 की दहाई से बाहर नहीं निकल रहे। प्रॉब्लम ये है, अब देखा ना 1 मिनट में तुराब साहब ने वो जो गजमान पार से बाहर निकले, अगर उन्हें खदशात होते वो उधर इजहार करते कि जी अंदर खान साहब ने ये नवा मुनासब कहा है। इसका मतलब है उस वक्त तक परवेज इलाही साहब भी मुतमईन थे, मोहतरम मोहन सलाई साहब भी मुतमईन थे और सब एमिकेबली मामला हुआ। ये फ़ोन किसके आए? ये फ़ोन जो है ना, ये बड़ी खौफनाक चीज़ है। बिल्कुल। तो उसके बाद कुछ लोगों की मुलाकातें हुई और तीसरी जगह पे हुई और पॉलिटिशियन के अलावा दीगर लोग भी शामिल थे। अब देखना ये है कि ये सिलसिला कब तक जारी रहता है। अब गालबन 23 में 4-5 दिन रह गए हैं, तो अगर चोई साहब ने असम्बली तहलील ना की तो तब भी हक़ाइक़ सामने आ जाएंगे की तो। लेकिन अगर साहब हमारी तो नाचीज़ राय ही है, असम्बलियों की तहलील और इलेक्शन से खेल आगे निकल गए हैं, जिस जहाँ पर पाकिस्तान वतन अजीज़ की मैशत मौजूद है। पर चलें ये भी देखते हैं, कब रियलाइज़ करते हैं। मैं आपको मेरी एक ख्याल है, ये असम्बलियाँ तहलील करने का हो ना हो, अब नए इलेक्शन के अलावा ऑप्शन कोई नहीं रही। जहाँ इकॉनमी मौजूदा 13 जमातों ने पहुँचा दी है, 13 जमातों ने पहुँचा दिया। जब आपको आसफ अली जरदारी जिनकी पंजाब में सिर्फ 7 सीटें हैं, उन्हें कराची से इस्लामाबाद माना पड़े, तो फिर मेरा ख्याल है जब धौंस धांधली धमकियों से इमरान खान ना माने, जब धौंस धांधली धमकियाँ इंतकामी कार्रवाइयों के बावजूद पाकिस्तान तरीके इंसाफ के चेयरमैन ना माने, फिर तले मिन्नत प्रोग्राम लंबा चौड़ा किया जाए, अल्लाह का वास्ता अक्टूबर तक थैट दे दो। उसके जब यहाँ भी तल्ले मिलते भी ना चले तो फिर बेहतर ये है, इनको मशवरा है, मशवरा तो नहीं है, मेरी राय है कि इन्हें इमरान खान से PDM को सुलह कर लेनी चाहिए। दोस्त धांधली इंतकामी कार्रवाइयाँ, कातलाना हमला, इसहाक डार की मुलाकात आरफ अलवी साहब से, मोहतरम आदम नज़ीर तराड़ साहब की, याद सादक की बार मुलाकातें और फिर तल्ले मिलते, उसका बेहतर ये हल है कि PDM को फौरी तौर पर इमरान खान से जाकर सुलह कर लेनी चाहिए। खान साहब आओ विच बैठ या कोई अगे पीछे करके इलेक्शन करा लेंगे। ये हम जब आएंगे ना आखिरी सेगमेंट में तो मैं थोड़ी सी बातें और भी आपसे पूछूंगा, मगर फिलहाल बुज़दार साहब के हवाले से भी कुछ परवेज इलाही साहब गालबन कह रहे हैं, क्या इनके दरमियान में भी कोई चश्मक शुरू होगी? सुनाएं जी। अच्छा बुज़दार साहब ने भी इसके जवाब में कुछ कहा है, वो भी देखते हैं। अच्छा बुज़दार साहब भी बोलते हैं, बोले आज ये सबसे बड़ी खबर है भाई 2022 की दिसंबर नहीं, लेकिन वो देखिए बड़ा उन्होंने डिसेंटली जवाब दिया, सुने जरा। मैं तो हैरान हूँ कि वो बोल पड़ते। मेरे ख्याल में मेरे पास भी बहुत सारी बातें हैं कहने के लिए, ये मौका मुनासिब नहीं है कोई मैं इस तरह की बात यहाँ आज करूँ। उनका मेरे पास भी बहुत सी बातें, लेकिन ये तो भट्टी साहब ने पॉजिटिव बात की। उनका ठीक है मेरे कोलिशन पार्टनर हैं और खान के लिए प्रॉब्लम 3.5 साल तबाह किया है मोहतरम उस्मान बुज़दार साहब ने। अगर ये बेहतर है खामोश रहें, क्योंकि आपको अंदाज़ा ही नहीं, इमरान खान साहब का हक है दोबारा इनको वज़ीर आला बना दें। ये उस्मान बुज़दार साहब को, ये पार्टी लीडरशिप का हक है, हमारा कोई काम नहीं। लेकिन उस्मान बुज़दार साहब के किस्से जब सामने आए ना, तो याद रख ले कानों में से धुआं निकलेगा। अल्लाह करे ये बोले, परवेज इलाही साहब फिर बोलेंगे। इनका 3-3.5 साल दौर बड़ा सुनहरी दौर भट्टी साहब मुझे ये बताएं कि उनको पूरा जो डिवीजन है उधर का, वो उसमें तमाम पोस्टिंग ये वो सब कुछ तो चौधरी साहिबान के पास था। मैं ब्रेक पे जा रहा हूँ, ये मैं सवाल आपके पास छोड़े जा रहा हूँ कि बुज़दार साहब बड़ा उनके साथ ताउन किया। अच्छा कोई और मुबैना करप्शन के चार्जेस हैं तो वो एक अलग खेल है। बहरहाल वापस आते हैं, बहुत सी अहम खबरें और तोशा खाना की बात करेंगे, और रूस के हवाले से खान साहब ने जो आज बहुत से बातें खोल के की हैं, वो भी रूस के तल्लुकात और जो बाद में इशू बना, इस हवाले से बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। भट्टी साहब मुझे बताया जा रहा है कि कुछ और भी चौधरी परवेज इलाही साहब के बड़े इंपॉर्टेंट शॉट्स हैं, सुनाए जी क्या है वो, उसके बाद बात को आगे बढ़ाते हैं। जी वो कहते हैं जी ये निज़ाम इसी तरह से चलता रहे, तो लेकिन चलता क्या रहे? कोई परवेज मोहतरम चौधरी साहब फरमा रहे हैं कि इस्टेब्लिशमेंट, मेरा नहीं ख्याल कि इस्टेब्लिशमेंट आज की इस्टेब्लिशमेंट है, मैं नहायत अदब एहतराम से इख्तलाफ करता हूँ। एक तो इस्टेब्लिशमेंट कभी एमरजेंसी नहीं लगाती, एक तरफ KP के दोबारा दहशतगर्दगी लपेट में आ चुका है। पाकिस्तान फ़ौज पर बहुत जिम्मेदारी है, अगर ये मुल्क महफूज है तो फ़ौज के अफसर और जवान हैं, इसको इसमें ना लाए कोई भी सियासतदान। एमरजेंसी इमरान खान की असम्बली तहलील करने के रोकने के लिए ये नून लीग और जरदारी साहब का ख्याल है, जिन्हें ये इस्टेब्लिशमेंट का नाम दे रहे हैं,
कि मौजूदा हालात में अगर इलेक्शन होते हैं तो इमरान खान 70% सीटें ले जाएंगे। 18वीं तरमीम के बाद याद रख लें, गवर्नर राज के कोई असर नहीं, तमाम आईनी माहिरीन कहते हैं, और इत्मीनान का वोट लेने का भी नहीं कह सकते। अगर कह देंगे तो 7 दिन में या स्पीकर के खिलाफ अदम इत्मीनान, तो सारी बात सामने आ जाएगी। मेरा नहीं ख्याल कि एस्टेब्लिशमेंट सोच रहे हैं। हाँ, नून लीग और पीपल्स पार्टी इलेक्शन से फरार के लिए जो खबरें आ रही हैं आखिरी हद तक जाने लगे हैं। बताएं, फाइनेंशियल एमरजेंसी लगाएंगे तो अपना फेलियर कबूल करेंगे ना, हम नहला नलायक है, हमसे मुल्क नहीं चल रहा, डिफॉल्ट होने के करीब आ गया। खान ने तो नहीं लगाई, तो आज तक नहीं लगी, तो इनके साथ सियासी तौर पर बहुत ज़्यादा इनका ग्राफ नीचे गिर जाएगा। जो पल्ले कुछ है ना वो भी ख़त्म हो जाएगा। फाइनेंशियल एमरजेंसी लगाने का मतलब है अपनी नाकामियों का, आप तो एक तो आप अरस्तू इसहाक डार को लेके आए हैं, फिर आप फाइनेंशियल एमरजेंसी लगाना है, तो हुकूमत के पास कुछ नहीं। इमरान खान इन दोनों सूरतों में ये तूल देने के लिए अपने इक़्तिदार को कोई भी गैर नहीं काम करेंगे काजी साहब, कोई भी, तो मेरा ख्याल है इनके गले पड़ जाएगा। एक हल है अवाम के पास है, हाँ, अदम एतमाद स्पीकर के खिलाफ या डिप्टी स्पीकर के खिलाफ, ये आईनी पीडीएम का हक है। 100 दफ़ा जो काम हो आइन के दायरे में हो। लेकिन मैं बता दूं, एस्टेब्लिशमेंट ना कभी फाइनेंशियल एमरजेंसी लगाने का, हाँ, उन्हें हमसे ज़्यादा मुल्क की फिक्र है, लेकिन अब उन्होंने एक कर लिया कि अपने अदारे के वकार और पाकिस्तान के मफाद में काम करना। अच्छा, अब कुछ और भी बयान दिए, एक तरफ जहाँ वो डिफेंड करते नजर आते हैं बाजवा साहब को, दूसरी तरफ वो क्या कह रहे हैं चौधरी परवेज इलाही साहब? जी लें जी, अब दोनों सुन सब मैंने दोनों मोहतरम परवेज इलाही साहब के सुने हैं। कल मैं उड़ान के प्रोग्राम में था तो ये देख नहीं सका उनका इंटरव्यू, क्योंकि मुझे तो दोपहर को जो प्रेस रिलीजें फिर रही थी वो आ गई। मुझे ऐसे लगता है इन्होंने कमर जवेद बाजवा साहब के खिलाफ चार्जशीट कर दी है। एक तरफ उनके दफा में आ रहे हैं, दूसरी तरफ कह रहे हैं हमारे मोहसन है, दूसरी तरफ जनरल फैज़ के खिलाफ बोल रहे हैं। वो भी तो एस्टेब्लिशमेंट का हिस्सा थे उस वक्त, वो भी तो एक 3 स्टार जनरल थे। ये ऐसे नहीं लग रहा कि, मुझे लग रहा है कि कोई बैलेंस नहीं है इंटरव्यू। बज़ाहिर इस इंटरव्यू का मकसद ऐसे लग रहा है जिस तरह भी या गुफ्तगू परवेज इलाही साहब की, हम इंटरव्यू नहीं कहते गुफ्तगू, क्योंकि जो प्रेस रिलीज जारी की उसमें भी यही था कि बाजवा को फेवर करनी और फैज़ को नीचे लाना। मुझे ऐसा लगता है ये परवेज इलाही साहब के अल्फाज नहीं है। एक तरफ तो इमरान खान वाशगाफ लफ्ज़ों में कह चुके हैं कि नैब मेरे नहीं कमर जवेद बाजवा साहब की सुनता था, बकौल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन और साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के। दूसरी तरफ ये कह रहे हैं कि वो हमें बुलाते थे नैब, तो हमने बाजवा साहब को शिकायत लगाई तो उन्होंने बड़ा सख्त लफ्ज़ कहा कि उन्होंने पता नहीं क्या कर दिया क्या नहीं जनरल फैज़ साहब के बारे में। ये तो साबित कर रहे हैं कि माजी में एस्टेब्लिशमेंट सियासत में इंटरफेरेंस करती रही है। आप बताएं ना, आप क्यों खामोश है, मुंह में पान डाल ली है? नहीं भट्टी साहब, मैं तो इसलिए खामोश हूँ कि ये बातें इस तरह से हो रही हैं जैसे कोई यहाँ पे हम किसी कानूनी खला में रहते हैं, एक लीगल वैक्यूम है जिसमें हम ऑपरेट कर रहे हैं। ये जितनी बातें हो रही हैं, इन बातों पे तो इस तरह की गिरफ्त हो सकती है अगर कानून सही मानों में हरकत में आ जाए। तो मैं तो ये बातें सुन के हंस रहा हूँ, लुक व्हाट्स हैपनिंग अराउंड, यू नो। अब और यानी एक ऐसे वक्त में जिस वक्त में यकीनी तौर पर सबसे बड़ा मसला भी आना है, आखिर में हमने वो मैशत का वो अजाब है जो हमारे गले में इस वक्त तौक है। दूसरी तरफ इधर ये जो बातें कर रहे हैं, दूसरी तरफ जो बातें कर रहे हैं, ये बातें ओ मैनू किसी ने किया, मैं एक शादी ते गया तो हम तो पुराने लोग हैं, मैं कहा बेटा ये शादी ते झोड़ियां तकरीबात बचपन ये तो गल्लां ने जिससे सानू कुट पिया करनी सी, हुण आजकल जो चलें आप तो लिबरल जमाना आ गया। नहीं तो ये मैं इस नहीं, आप थोड़ा सा गौर करें। एक तरफ ख्वाजा आसफ साहब कहते हैं जब मैं इलेक्शन हारा था तो सुबह 4 बजे मैंने कमर जवेद बाजवा साहब को फोन किया तो अगले रिजल्ट पे वो ख्वाजा आसफ साहब ने की। हाँ, और दूसरी तरफ परवेज इलाही साहब ने कहा कि जब हमें नैब ने बुलाया तो हमने कमर जवेद बाजवा साहब को शिकायत लगाई, उन्होंने फैज साहब के बारे में बड़ा सख्त लफ्ज़ कहा, वो मैं नहीं दोहराऊंगा। इसका मतलब है ये तो चार्जशीट दे रहे हैं कि इंटरफेरेंस होती है। यही तो कह रहा हूं, सेकंड कर गए हम दोस्त जिसके दुश्मन उसका आसमां क्यों हो, ये दोस्ती निभा रहे हो या क्या कर रहे हो? भला छोड़े इन दोनों बयानों से सिर प्लीज देखिए, आपको लाखों लोग सुनते हैं, थोड़ा सा हमने अवाम की कही है।
इस गुफ्तगू से तो इन्होंने चार्जशीट नहीं कर दी कि माजी में सियासत इनडायरेक्टली तारीफ करते हुए, यकीनन अगर कानून के किसी माहिर से पूछेंगे, मैं तो कोई ना कानून जानता हूँ और कल मैंने वहाँ दी है, लेकिन मुझे ये लग रहा है कि ये इट इज़ perhaps a great disservice to that gentleman who gave a larger portion of his life to serving this country and to serving the army. ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। तोशा खाना, जिस तरह मैं कहता हूँ, ये वतन अजीज़ कुछ लोगों के लिए तोशा खाना है। बहरहाल इस तोशा खाना के हवाले से हाई कोर्ट में क्या हुआ, एक ब्रेक के बाद। भट्टी साहब वेलकम बैक। भट्टी साहब, एक तोशा खाना के हवाले से लाहौर हाई कोर्ट में एक पिटीशन आई है जिसमें उन्होंने कहा कि 1947 से लेकर अब तक के ज़रा बीच में निकालें सारा सामान। आपको याद होगा चौधरी एतजाज़ एहसन साहब हमारे साथ थे और तोशा खाने के हवाले से उन्होंने बहुत सी दिलचस्प बातें हमें बताई थी कि कौन कौन माल लेके गया। मगर मैं एक सवाल ज़रूर कर दूँ, ये जो शाहीन साहब हैं, वकील भी हैं PTI के, उन्होंने कहा था कि कार तो आप लेके नहीं जा सकते, तो किनिया कारां गई ने भट्टी साहब 2 नंबर तरीके ना दुबई ना तौर। अल्लाह करे इस हाई कोर्ट के हुक्म पर इम्प्लीमेंट हो जाए। अब ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान में जिन्होंने अरबों रुपए खरबों रुपए करप्शन की वो कोई इशू नहीं है। नहीं, घड़ी का बहुत मसला है। जिन्होंने मुल्क के खजाने को लूटा, IPP से गलत मुआहदे किए, जिन्होंने चीन से पैसे मांगे कमीशन पे, खुद एक अहम तरीन शख्सियत ने 50 साफियों में ये बात बताई थी। अहम तरीन शख्सियत ने नाम लेके मौजूदा गुजरा है। तो वो वेस्पे वाला भी और 2-3 बातें। अच्छा। अब मुझे ऐसे लग रहा है कि चंद लोगों के लिए पाकिस्तान में या एक ही इशू है, अगर तोशा खाना का मसला हल हो गया तो पाकिस्तान की इकॉनमी मुल्क के अमेरिका को कर्जा देने की सूरत में आ जाएगी। वो चीज़ जिसको आपको तोहफे में मिली, आपने कीमत दी, वो गलत है तो उसकी कानूनी हो जाइए। अगर ये 1947 नहीं 20 सालों की तफसीलात सामने आ जाए, 20 सालों की किस किस हुक्मरान ने कितने कितने तोहफे लिए, कितने में लिए और इस वक्त कहाँ हैं, इनमें लातादाद मैं जानता हूँ बिक चुके हैं जो साहब का हुक्मरानों ने तोहफे लिए। तो काजी साहब ये कारें तो ले ही नहीं सकते थे, कारें क्यों ले गए? वो गैर कानूनी है, कारें तोशाखाना से लेना गैर कानूनी है। वो अगर इंक्वायरी हो गई तो कई लोगों को, इमरान खान के जो पीछे पड़े ना, इमरान खान ने तो पैसे दे के लिए, कई इतलात ये है कि तोशाखाना से जो चीज़ें वसूल की गई ना तकायफ, उनका एक पैनी भी नहीं दिया गया। वो कई लोग नाअहल हो जाएंगे। अल्लाह करे कि सुप्रीम कोर्ट, ये हाई कोर्ट लाहौर, ये तोशा खाने में जितने भी हमारे हैं शोबे, हमारी ब्यूरोक्रेसी है, ये जो भी इनको मिलता है सबका रिकॉर्ड होता है। भट्टी साहब, काजी साहब शहीद अरशद शरीफ के पास बहुत लोगों के थे और वो एक वीलॉग करने लगा था। जिस दिन वो शहीद हुआ उससे एक दिन पहले मेरी उससे 42 मिनट, मैं कोई 1000 हाथ दोहरा चुका हूँ, उसके पास बहुत ज़्यादा डिटेल थी किस किस ने, सरकारी अफसरों ने भी, खाली ये सियासतदानों को नहीं मिलते, आप जो भी विजिट पे जाते हैं ना उनको मिलते हैं। तो काजी साहब उसके बाद उसकी शहादत हो गई। तोशाखाना अगर हाई कोर्ट ने असल नब्ज पकड़ लिया, मुझे ऐसा लग रहा है पाकिस्तान में एक ही है कि पाकिस्तान की इकानमी तबाह होती है हो जाए, तोशाखाना की सजा दे दे। पाकिस्तान के खिलाफ भारत जंग करना चाह रहा है, होने दो। लेकिन काजी साहब ये 20 साल की डिटेल आ गई ना, 1947 की नहीं। जो तोशाखाना के आज को बार बार कह रहे हैं ना खोलें, वो कहेंगे अल्लाह दा वास्ता तोशाखाना बंद करो, नबी दा वास्ता। और खान साहब ने घड़ी और दे दो, साड़ी जान छड़ दो। अच्छा भट्टी साहब, बात यह है कि ये जो रशियन ऑयल का मामला है, इस पर आज तफसील से बात हुई और खान साहब ने एक एक डिटेल, टाइम बड़ा कम है, जिसमें उन्होंने बताया, और इस बीच में शाह महमूद कुरैशी साहब जो उस वक्त वज़ीर ख़ारजा थे, उन्होंने बताया कि सारा जो दौरा था, ये प्लान था, ये फॉरेन ऑफिस में इस पर सारी डिस्कशन हो चुकी थी। इसके बाद वहाँ गए और अचानक वहाँ, और फिर उन्होंने ये भी खान साहब ने बताया कि वहाँ कंप्यूटर ने बड़ा वार्म वेलकम किया, मुख्तलिफ वज़ीर आके रूस के मिल रहे थे। हर सियासतदान ना अपनी मर्जी से इंटरव्यू देता, हमें तो कोई इंटरव्यू बहुत कम लोग देते हैं। लेकिन इमरान खान साहब ने कहा कि जब हम रूस के दौरे पे गए, उस वक़्त के आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा से सुबह पूछ के गए और उसके बाद तमाम रिटायर्ड सफारतकार और वजारत खारजा से पूरी डिटेल डिस्कशन की, और उन्होंने की तरफ से हमें बार बार कहा जा रहा था आप रूस जाए। उसके बाद उन्होंने कहा जब हम वहाँ गए तो जंग लग गई। फिर मैंने पाकिस्तान फ़ोन करके कहा, फिर उन्होंने कहा जब मैं आया तो
एक शख्सियत ने आके कहा ये बयान वापस ले, तो उन्होंने कहा कि उस वक्त के सफारतकार उठ के खड़े हो गए, नहीं सर हमारे सेक्रेटरी खारजा उन्होंने तकरीर की कि जनाब तो अगर ये उस वक्त रूस से तेल ले ले तो आज हमारी कौम पर महंगाई, बम, पेट्रोल और गैस की कीमत में ना गिरता। देखिए कभी कभार आपको मुल्की मफाद में भी काम कर लेना चाहिए। क्या कह रहे थे बताया ना मुझे, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि पहली बात तो ये शाह महमूद कुरैशी साहब ने कहा कि जी बिल्कुल तय था दौरा और तमाम लेवल पे सेक्रेटरीज़ की डिस्कशन हो चुकी थी, और गालबन मैं अगर गलत नहीं कह रहा तो नसीम ज़ारा साहिबा भी ने भी किसी जगह ये कहा है कि वो मौजूद थी, जो सुसाफियों को इनवाइट करते हैं, यहाँ सारा चीज़ें तय थी। और फिर खान साहब ये कह रहे थे कि वो इतने एंथुजियास्टिक थे, जो रशियन जो एडमिनिस्ट्रेशन थी, कि बार बार वज़रा मिल रहे थे, हम यहाँ भी मुआहदा करना चाहते हैं, हम यहाँ भी करेंगे, वहाँ भी करेंगे। और याद रहे कि रूस से तेल सस्ता आज भी इंडिया ले रहा है और अमेरिका का आज भी वो तादी है। इमरान खान साहब का एक बात कहनी थी आज कि जिस दिन हमने रूस जाना था, मैंने उस वक्त के आर्मी चीफ से फ़ोन करके कहा कि सब ठीक है। उन्होंने कहा वेल डन, जाएं, बहुत ज़रूरी है, वक्त का तकादा है, आपका जाना ज़रूरी है। लेकिन काजी साहब, एक तरफ बिलावल भुट्टो अमेरिका तशरीफ लेके जाते हैं, हमारे वज़ीर ख़ारजा हैं, नौजवान एक पार्टी के रहनुमा, वो कह रहे हैं हम रूस से कोई तेल नहीं ले रहे। वो नून लीग के नहायत काबिल भट्टी साहब मुसद्दिक मलिक साहब कहते हैं कि हम तेल ले रहे हैं। असल है क्या ये? पता नहीं क्या है ये, मुसद्दिक मलिक साहब ने क्या बात करनी, मगर सवाल ये है कि फ़र्क $550 बिलियन का है जो इंडिया की किट्टी में पड़े हुए हैं। और फ़र्क इसका है कि इंतहाई नाअहल और नालायक इशराफिया जो 2% के मफाद से आगे देख नहीं सकी, हमें यहाँ तक ले आए। हमारा कल कुछ अच्छा हो जाए, कल फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।